अगर आप किसी इंडस्ट्री या सेक्टर के लाइफ साइकिल को देखो तो वो 4 फेजेस में बटे हुए दिखाई देते हैं। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ये कुछ कुछ हमारे हिंदू रिलीजन के आश्रम सिस्टम जैसा है, जहां एक ह्यूमन लाइफ को 4 आश्रम्स या फेजेस में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यास। अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपने लाइफ साइकिल के अलग अलग फेजेस में हैं। इन चारों फेजेस को अगर आप एक साथ देखना चाहो तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन रेलवे, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था आज से लगभग 170 साल पहले सन 1853 में। उसके बाद आया इंडियन रेलवे के ग्रोथ का एक बहुत ही लंबा फेज। दुनिया भर के स्टेशन बनाए गए, नई ट्रेनें इंट्रोड्यूस की गई। आज आप देखोगे तो इंडियन रेलवे हर इंडियन के लिए एक एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। यानी कि इंडियन रेलवे अपने मेच्योरिटी वाले फेज के आसपास है। इसके बाद आएगा डिक्लाइन, और इंडियन रेलवे के डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण बनेगी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं इंडिया के एविएशन सेक्टर को। सबसे पहला फेज है इंट्रोडक्शन। मॉडर्न सिविल एविएशन की बात करें तो 18 फरवरी 1911 को इंडिया की पहली सिंबॉलिक कॉमर्शियल फ्लाइट मात्र 9.7 किलोमीटर की इलाहाबाद से नैनी की थी। इस फ्लाइट ने 6500 चिट्ठियां कैरी करी थी, जिसने इसे वर्ल्ड की पहली एयर मेल सर्विस बना दिया। लेकिन इंडिया में सिविल एविएशन सीरियसली स्टार्ट हुआ टाटा एयर सर्विसेज के साथ, जिसकी पहली फ्लाइट इंडिया के पहले पायलट JRD टाटा के द्वारा उड़ाई गई थी फ्रॉम कराची टू जुहू एयरपोर्ट ऑन 15 अक्टूबर 1932। ये था इंडियन एविएशन का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन। इसके बाद स्टार्ट हुआ इस सेक्टर का बहुत ही ज्यादा बम्पी ग्रोथ फेज। बम्पी क्यों, आइए समझते हैं। मार्च 1953 में इंडियन पार्लियामेंट ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, जिससे उस समय के 8 डोमेस्टिक एयरलाइंस को 2 गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज में मर्ज कर दिया गया। पहला इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक रूट्स के लिए और दूसरा एयर इंडिया इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए। खैर 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया फिर से टाटा ग्रुप को हैंडओवर कर दी गई। 1953 में नेशनलाइजेशन के बाद वही हुआ जो हर गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ होता है। इंडियन एयरलाइंस लेथार्जी, लो स्टैंडर्ड एंड लॉस मेकिंग इंडस्ट्री का फ्लैग बियरर बन गया। फिर 1990s में इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन आता है। बाकी सेक्टर्स की तरह ही एयरलाइन इंडस्ट्री में भी बड़े प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं, लाइक मोदी लुफ्ट, दमानिया एंड ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस। लेकिन ये डेकेड खत्म होते होते इन एयरलाइंस का नामो निशान मिट जाता है। उसके बाद 21st सेंचुरी की स्टार्ट में ही .com बबल की वजह से मेनली वेस्टर्न कंट्रीज में इकोनॉमिक रिसेशन आता है। उसके बाद चीजें संभली, लेकिन फिर 2008 में लेमन ब्रदर्स क्राइसिस की वजह से एक और रिसेशन आ जाता है, जिस कारण कुछ बड़े एयरलाइंस जैसे किंगफिशर एंड जेट एयरवेज को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अभी तक हमने देखा कि नेशनलाइजेशन और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की वजह से एविएशन सेक्टर को भयंकर टर्बुलेंस फेस करना पड़ा। लेकिन अभी हाल में एविएशन सेक्टर में जो बूम आया है उसके सस्टेन करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी आप देखोगे तो हमारी एविएशन इंडस्ट्री की ग्रोथ शानदार है। पिछले 1 साल में 4 नए एयरपोर्ट्स, 4 नए टर्मिनल्स ओपन हुए हैं, 9 एडिशनल एयरपोर्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। दिल्ली के लिए दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 75 किलोमीटर दूर जेवर में बनाया जा रहा है। मुंबई में तीसरे एयरपोर्ट को बनाने की बात चल रही है। 2013 में हमारे पास जितने एयरपोर्ट्स थे, 2023 आते आते तक उनका नंबर डबल हो चुका है और अब हमारे पास 149 ऑपरेशनल सिविल एयरपोर्ट्स हैं। गवर्नमेंट के अनुसार 2040 तक 15 ऐसे शहर होंगे जिनमें 2 एयरपोर्ट्स होंगे। ये सारा डेटा दिखा रहा है कि इंडिया में बहुत भयंकर एविएशन बूम आने वाला है, जिसको सपोर्ट करने के लिए इतना भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है। पैसेंजर्स के नंबर में जो जोरदार ग्रोथ है वो भी इस इंडस्ट्री के ब्राइट फ्यूचर को क्लियरली प्रिडिक्ट कर रही है। 2012-13 में देखोगे तो इंडिया में डोमेस्टिक पैसेंजर्स का नंबर था 98 मिलियन, जो कि 2019-20 में बढ़कर हो गया 202 मिलियन। इसके साथ ही नंबर ऑफ डोमेस्टिक पैसेंजर्स के मामले में इंडिया वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट एविएशन मार्केट बन चुकी है। 98 मिलियन से 202 मिलियन, वो भी सिर्फ 6-7 सालों में। यानी कि इंडिया में डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स का वॉल्यूम अप्रॉक्स 11% के CAGR से ग्रो कर रहा है। CAPA इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक डोमेस्टिक पैसेंजर्स का नंबर 500 मिलियन को क्रॉस कर जाएगा और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार 2026 तक इंडिया ओवरऑल यानी कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सेगमेंट्स में वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट होगा। एयरबस की एनालिसिस के अनुसार 2019 की तुलना में इंडिया का डोमेस्टिक एविएशन मार्केट 2042 तक 5 गुना बढ़ जाएगा,
गवर्नमेंट भी इंडिया को दुबई की तरह एक एविएशन हब बनाना चाहती है। उन्हें ये भी समझ आ गया है कि एयर ट्रैवल एक लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है, क्योंकि आप देखो तो इंडिया में जो इंडस्ट्रियल सेंटर है लाइक चेन्नई, वो नेशनल कैपिटल दिल्ली या फाइनेंस कैपिटल मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर। इसलिए सरकार ने एविएशन फ्यूल पर लगने वाले 29% तक के टैक्स को घटाकर सिंगल डिजिट में कर दिया है। पहले क्या होता था कि एक नई एयरलाइन को इंटरनेशनल ट्रिप से पहले 5 साल तक इंडिया में फ्लाई करना होता था, लेकिन अब इस ड्यूरेशन को घटा दिया गया है। पॉलिसी चेंजेस की वजह से आप देखोगे तो एयरलाइंस फर्स्ट एंड सेकंड क्लास लॉन्ग डिस्टेंस रेल को अच्छा कंपटीशन दे रही हैं। एयरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से ओवरऑल कनेक्टिविटी, बिजनेस एंड इंडिया के 6% से ज्यादा एनुअल ग्रोथ रेट को हेवी सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पैसेंजर सब रेडी हैं। अब बात करते हैं एयरलाइन कंपनीज की। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के ब्राइट फ्यूचर को देखते हुए एयर इंडिया ने 470 नए एयरक्राफ्ट, मार्केट शेयर की चैंपियन इंडिगो ने भी अब तक का सबसे बड़ा 500 नए एयरप्लेन्स और नई नवेली आकाशा एयरलाइंस ने भी 56 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किस तरह से इंडिया में डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स का वॉल्यूम 11% के CAGR से ग्रो कर रहा है। इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए चाहिए पैसा। इंडिया में पर कैपिटा इनकम पिछले 10 सालों में 9.3% CAGR से ग्रो करी है, जिस वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यानी कि अननेसेसरी या फालतू खर्चे भी बढ़े हैं। देखिए, इंडिया यूरोप नहीं है। एयर ट्रैवल कितना भी जरूरी हो, लेकिन हम इंडियंस अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर टिकट के पैसे पे करते हैं। कई बार तो सिर्फ एयर ट्रैवल का शौक पूरा करने के लिए हम एयरलाइंस की टिकट परचेज करते हैं। सन 2000 तक हाउस होल्ड स्पेंडिंग यानी कि घरेलू खर्चों का 13% डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में जाता था। 2020 आते आते तक ये बढ़कर 24% हो गया और एक अनुमान है कि 2030 तक ये खर्चे बढ़कर 33% हो जाएंगे। इनकम से ज्यादा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ी है, तभी तो इंडियन हाउस होल्ड के नेट फाइनेंशियल सेविंग्स बहुत तेजी से गिरी हैं। 2022 में हमारी फाइनेंशियल सेविंग्स 7.2% थी, जो कि 2023 में गिरकर 5.1% हो गई और ये पिछले 50 सालों में सबसे कम है। इसके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक साल में एक आदमी प्लेन से कितनी बार ट्रैवल करता है? अगर इंडिया, अमेरिका और चाइना के इस नंबर को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि औसतन इंडिया में एक आदमी एक साल में एक बार प्लेन से ट्रैवल करता है, वहीं अमेरिका में 21 बार और चाइना में 5 बार। एयरबस का अनुमान है कि 2031 तक इंडियंस का नंबर ऑफ ट्रैवल पर ईयर 1 से बढ़कर 3 हो जाएगा। इंडियन एयरलाइंस की अगर इंटरनेशनल एस्पिरेशंस की बात करें तो डोमेस्टिक जायंट्स इंडिगो ने अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और कॉकसस जैसी रूट्स पर अपनी उड़ानें शुरू कर दी हैं। वहीं आकाशा एयरलाइंस मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगी, जबकि एयर इंडिया सीधे इंटरनेशनल जायंट्स एमिरेट्स और सिंगापुर एयरलाइन से कम्पीट करने की तैयारी में है। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में बहुत कुछ नया हो रहा है, लेकिन पुरानी प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व नहीं की जा सकी हैं। स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस में पंक्चुअलिटी का इशू है। एयर इंडिया रूल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रही। वहीं इंडिगो जैसे बड़े एयरलाइंस में सेफ्टी का इशू है, जिस कारण इंडिगो की दर्जनों फ्लाइट्स को उड़ने से रोक दिया गया था। पूरे देश भर में पायलट्स की कमी है। ये सब प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए रेगुलेटरी नॉर्म्स को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।